वेलकम। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हम सबकी है, द स्टोरी ऑफ लाइफ। हमारे कॉस्मिक ओरिजिन से लेकर आज की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तक। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। रेडी हो? सर, एक सवाल है जो मुझे बचपन से ही परेशान करता है। बहुत सिंपल सा है एक्चुअली। हम सब हर जिंदा चीज आखिर आए कहाँ से हैं? हमारी ओरिजिन स्टोरी क्या है सर? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब किसी एक सब्जेक्ट में नहीं मिलता। लाइफ की कहानी सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये सबसे लंबी और सबसे इंटरकनेक्टेड कहानियों में से एक है। और ये कहानी शुरू होती है यूनिवर्स के जन्म से। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। देखो, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ। उससे सबसे सिंपल एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर ग्रेविटी ने इन गैसेस को खींचा और स्टार्स एंड गैलेक्सीज बनाई, जिसमें हमारी मिल्की वे भी है। और फिर फाइनली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ बनी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिरयानी बनाने से पहले आप किचन साफ करते हो, सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हो, राइट? द यूनिवर्स वाज जस्ट प्रिपेयरिंग द रॉ मटेरियल्स। और शुरुआत में अर्थ का माहौल इट वाज एक्सट्रीमली केओटिक। जस्ट इमेजिन, हर तरफ वॉल्केनोज, आसमान में ओजोन लेयर है नहीं तो यूवी रेज डायरेक्ट आ रही हैं और हर वक्त बिजली कड़क रही है। बेसिकली एटमॉस्फेयर में अजीबोगरीब गैसेस थीं, जैसे मीथेन, अमोनिया और जमीन पर पानी। यही केओस, यही एनर्जी लाइफ की रेसिपी के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स थे। सर, इतने कैओस में लाइफ कैसे शुरू हो सकती है? मतलब, इट साउंड्स इम्पॉसिबल। उस वक्त के लोग इसके बारे में क्या सोचते थे? एग्जैक्टली पहले अलग अलग थ्योरीज थीं। एक थी पैनस्पर्मिया। इसके हिसाब से लाइफ के स्पोर्स किसी दूसरे प्लैनेट से मीटियोराइट्स के जरिए अर्थ पर आ गए। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को ये आइडिया आज भी काफी पसंद है, पर आखिर में ये सवाल का जवाब नहीं देता कि वहां लाइफ कैसे शुरू हुई। इट जस्ट पुशेस द क्वेश्चन समवेयर एल्स। फिर एक और पुरानी बिलीफ थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब कि लाइफ अचानक गीली मिट्टी या सड़े हुए भूसे से पैदा हो जाती है। वेट, सो यू मीन जैसे कहते हैं ना कि पुराने कपड़ों के ढेर से चूहे अपने आप बन जाते हैं, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली लोग पहले बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे। ऑफ कोर्स वी नाउ नो दैट्स नॉट ट्रू। लुई पैस्टर ने प्रूव किया कि लाइफ सिर्फ पहले से मौजूद लाइफ से ही आती है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मेन थ्योरी जो वाइडली एक्सेप्टेड है, केमिकल एवोल्यूशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि लाइफ की शुरुआत नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई। इसे प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी भी कहते हैं। सोचो, जैसे एक खिचड़ी बन रही है जिसमें सिंपल सिंपल चीजें मिलकर कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। खिचड़ी? That's an interesting way to put it. But sir, is खिचड़ी theory का कोई proof है? I mean, can we actually test it? एब्सोल्युटली, और यही इस थ्योरी की खूबसूरती है। 1953 में मिलर और यूरे ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लैब में अर्ली अर्थ जैसा माहौल रिक्रिएट किया। देखो, स्टेप 1, एक फ्लास्क में वही गैसेस ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। स्टेप 2, फिर उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए, बिल्कुल जैसे उस वक्त आसमान में बिजली कड़कती थी, द स्पार्क ऑफ लाइफ। और स्टेप 3, फिर उस मिक्सचर को ठंडा किया, जैसे बारिश होती। और रिजल्ट, एक हफ्ते बाद उस पानी में उन्हें मिले एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रिसाइसली द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये पहला ठोस सबूत था कि नॉन लिविंग चीजों से लाइफ के बेसिक कंपोनेंट्स बन सकते हैं। द रेसिपी एक्चुअली वर्क। सो यहाँ से लाइफ की असली कहानी शुरू हुई। फेज 1, ये अमीनो एसिड्स उस प्राइमोर्डियल सूप में जुड़कर लंबी चेन्स बनाने लगे, जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। सोचो, जैसे मोतियों की माला होती है, एक के बाद एक मोती जुड़कर एक पूरी लड़ी बना लेते हैं। वैसे ही प्रोटीन्स बने। Okay, let's move to phase 2. इन पॉलीमर्स ने अपने आप को छोटे छोटे बबल्स या कैप्सूल में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। सोचो, जैसे तेल और पानी मिलते नहीं, ऐसे ही इनके चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई। इन कैप्सूल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने लगे और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैप्सूल्स अपने जैसे और कैप्सूल्स बना सकते थे। They were the precursors to cells. और फिर फेज 3, लगभग 2 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आया एक ट्रू सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म। इसके पास एक प्रॉपर बाउंड्री थी, इसके अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट सेल। Okay, so we have a cell. A single cell. But how did we get from that one tiny cell to everything we see today? Hathi, पेड़ और हम. How did life change so much? दैट इज द बिग क्वेश्चन चार्ल्स डार्विन ने पूछा था,
और उसका जवाब है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका पहला पिलर है कॉमन एंसेस्ट्री। अगर तुम देखो, सारे लिविंग बीइंग्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ये सजेस्ट करता है कि हम सब एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। वी ऑल शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। दूसरा पिलर है वेरिएशन एंड फिटनेस। देखो, किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कुछ स्ट्रीट डॉग्स गर्मी बेहतर झेल पाते हैं दूसरों से, सो वी कैन से वो अपने एनवायरनमेंट के लिए फिटर हैं, उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द फाइनल पिलर, सिलेक्शन। नेचर फिटर ट्रेट्स को सिलेक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि नेचर कोई डिसीजन ले रही है। नो, इट्स अ प्रोसेस। जो फिटर इंडिविजुअल्स हैं वो जिंदा रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ट्रेट्स अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस लीड्स टू एवोल्यूशन। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का यही आसान सा मतलब है। दिस इज अ रियली ग्रेट स्टोरी सर, लेकिन वही सवाल फिर से, हाउ डू वी नो इट्स ट्रू? इसका क्या सबूत है? राइट, एक साइंटिफिक थियरी को एविडेंस चाहिए होता है, और एवोल्यूशन के लिए एविडेंस एक जिगसॉ पजल की तरह है। अलग अलग फील्ड से आकर पीसेस जुड़ते हैं, पेलियोंटोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, और सब मिलकर एक ही पिक्चर बनाते हैं। एक बड़ा पीस है पेलियोंटोलॉजी, यानी फॉसिल्स की स्टडी। देखो, जमीन की अलग अलग लेयर्स में अलग अलग फॉसिल्स मिलते हैं। नीचे की यानी पुरानी लेयर्स में सिंपल लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, और ऊपर की यानी नई लेयर्स में कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स। ये फॉसिल रिकॉर्ड एक टाइमलाइन है जो साफ दिखाता है कि लाइफ टाइम के साथ बदली है। और ये देखो, एम्ब्रियोलॉजी। एक फिश का एम्ब्रियो और एक ह्यूमन का एम्ब्रियो शुरुआत में कितने सिमिलर दिखते हैं। हमारे भी शुरुआत में गिल स्लिट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिश बन जाते हैं। नो, इसका मतलब है कि हमारा डेवलपमेंटल टूल किट उनके साथ कॉमन है। ये हमारे शेयर्ड एंसेस्ट्री के एकोज हैं, जैसे पुराने गानों की धुन। तो अगर हम सारे इन थ्रेड्स को एक साथ जोड़ें, एक बड़ी यूनिफाइड कहानी सामने आती है। सोचो, बिग बैंग से स्टार्स बने, उन्हीं स्टार्स के अंदर जो केमिस्ट्री हुई उससे प्लैनेट्स बने, फिर उन प्लैनेट्स पर, जैसे हमारी अर्थ पर, उस प्राइमोर्डियल केमिस्ट्री से पहले सेल्स बने, और उन्हीं सेल्स से आज की ये सारी बायोडाइवर्सिटी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस, सितारों की केमिस्ट्री से लेकर हमारे सेल्स की केमिस्ट्री तक, इट इज ऑल वन इंटरकनेक्टेड स्टोरी, एक ही कहानी है। तो टीचर, पूरी कहानी के बाद एक आखिरी सवाल बच जाता है। If the story of the universe, of chemistry, of biology led to us, what will the next chapter of our story be? सोचिएगा जरूर। अच्छा बेटा, कभी सोचा है कि हम सब इंसान, पेड़ पौधे, छोटे से छोटा कीड़ा, इस प्लैनेट पर हर जीव आपस में कैसे कनेक्टेड है? आज ना हम लाइफ की इसी ग्रैंड स्टोरी के डिटेक्टिव्स बनेंगे। We're going to uncover the clues that tell the story of evolution. Ready for this investigation? I am ready, sir. लेकिन एक सवाल हमेशा से दिमाग में था। हम एवोल्यूशन के बारे में इतना सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, पर इसका एक्चुअल सॉलिड प्रूफ क्या है? हाउ कैन वी बी सो श्योर इट्स रियल? दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, और ये पूछना बहुत जरूरी है। देखो, एवोल्यूशन पूरी मॉडर्न बायोलॉजी का फाउंडेशन है, और इसका प्रूफ ढूंढने के लिए साइंटिस्ट बिल्कुल फोरेंसिक डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। वो 3 मेन एरियाज में क्लूज ढूंढते हैं। पहला है एनाटॉमी, यानी अलग अलग क्रीचर्स के बॉडी ब्लूप्रिंट्स को कंपेयर करना। दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम एवोल्यूशन को अपनी आंखों से रियल टाइम में होते हुए देखते हैं। और तीसरा, सबसे कंक्लूसिव, है बायोकेमिस्ट्री, जो हमें डीएनए लेवल पर जेनेटिक सबूत देता है। तो चलो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पहले क्लू से, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ। जस्ट इमेजिन करो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक आर्किटेक्चरल प्लान है। इन प्लान्स को कंपेयर करके हम लाइफ के फैमिली कनेक्शंस को ट्रेस कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम 2 की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, होमोलॉजी एंड एनालॉजी। सो इन ब्लूप्रिंट्स को पढ़ने की साइंस है कंपैरेटिव एनाटॉमी। और जब हम इन ब्लूप्रिंट्स को आमने सामने रखते हैं ना, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स उभर कर आते हैं। पहला है होमोलॉजी, जो हमें शेयर्ड ऑरिजिन यानी एक कॉमन पूर्वज के बारे में बताता है। और दूसरा है एनालॉजी, जो शेयर्ड सॉल्यूशन दिखाता है कि कैसे बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज ने एक जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेट्स स्टार्ट विद होमोलॉजी। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग स्पीशीज ने एक कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट किए हैं, लेकिन वक्त के साथ उन्हें अलग अलग काम के लिए मॉडिफाई कर लिया गया है। यहाँ सबसे जरूरी लफ्ज है कॉमन एंसेस्टर, मतलब उन सब का सोर्स, उन सब की नींव एक ही है। Sir, can you give an example? That might make it a little clearer.
ऑफ कोर्स, ये इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। एक इंसान का हाथ, चीते का अगला पैर, एक व्हेल का फ्लिपर और एक बैट का विंग। देखने में और काम में कितने अलग है ना, ग्रास्पिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। लेकिन जब हम इनके अंदर झांकते हैं तो इनकी हड्डियों का बेसिक स्ट्रक्चर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक कार कंपनी एक ही बेसिक चैसी डिजाइन पर एक सेडान, एक एसयूवी और एक स्पोर्ट्स कार बना दे। बुनियादी डिजाइन सेम है, बस फाइनल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग। दैट्स होमोलॉजी फॉर यू। और ये पैटर्न सिर्फ लिम्स तक ही नहीं रुकता, हम इसे प्लांट्स में भी देखते हैं। बोगनविलिया का कांटा जो डिफेंस के काम आता है और लौकी का टेंड्रल जो सपोर्ट के लिए होता है, दोनों एनाटॉमिकली एक ही जगह से एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं। सेम ओरिजिन, डिफरेंट जॉब। और यहाँ इन दिलों को देखो, फिश, एम्फिबियन और मैमल के हार्ट्स। डिजाइन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, 2 चेंबर्स से 3 और फिर 4, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्लान वही है जो एक कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर की तरफ इशारा करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनोलॉजी। ये एक तरह से होमोलॉजी की ऑपोजिट इमेज है। यहाँ ओरिजिन बिल्कुल अलग होता है। ऐसी स्पीशीज जिनका आपस में कोई रीसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है, वो एक जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए सिमिलर फीचर्स डेवलप कर लेती हैं। यहाँ पर कीवर्ड है एनवायरमेंटल प्रेशर, ना कि एंसेस्ट्री। So you mean different origins but the same function? Exactly, you got it. एक कीड़े का पंख और एक बर्ड का पंख दोनों उड़ने के काम आते हैं। फंक्शन है फ्लाइट, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जमीन आसमान का फर्क है। बर्ड के विंग में हड्डियां हैं, फेदर्स हैं। इंसेक्ट का विंग एक पतली सी मेम्ब्रेन से बना है। उन्होंने उड़ने की प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली अलग अलग रास्तों से सॉल्व किया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 2 अलग अलग लोगों ने एक ही प्रॉब्लम के लिए बिना एक दूसरे से मिले अपना अपना जुगाड़ बना लिया हो और वो काम भी कर रहा हो। सो टू समराइज, इस टेबल में सारी कहानी क्लियर हो जाती है। होमोलॉजी होती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से, जब एक एंसेस्टर से निकलकर स्पीशीज अलग अलग रास्तों पर चली जाती हैं, जबकि एनालॉजी होती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से, जब अलग अलग ओरिजिन से आकर स्पीशीज एक कॉमन सोल्यूशन पर मिल जाती हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दिस: homology is same parts, different job, and analogy is different parts, same job. Does that make sense? Yes, sir, crystal clear. Same parts, different job, different parts, same job. Got it. Great. So far, we've looked at clues from the past. लेकिन what if I told you कि evolution कोई history book का chapter नहीं, बल्कि एक live movie है जो अभी, इसी वक्त, हमारे चारों तरफ चल रही है. We can actually see it in real time. देखो, fossils और anatomy हमें past को reconstruct करने में मदद करते हैं. But when we observe natural selection happening in the present, वो एक direct, undeniable proof बन जाता है। और ये बदलाव आने में जरूरी नहीं कि लाखों साल लगे, कभी-कभी ये कुछ सालों या डेकेड्स में भी दिख जाते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है इंग्लैंड का पेपर्ड मॉथ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वहां पेड़ों की छाल यानी बार्क हल्के रंग की होती थी, जिस पर सफेद लाइकन्स उगे होते थे। इस लाइट बैकग्राउंड पर जो व्हाइट विंग्ड मॉथ्स थे वो परफेक्टली कैमोफ्लेज हो जाते थे, लेकिन जो डार्क विंग्ड मॉथ्स थे वो साफ नजर आते थे और चिड़िया उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेती थी। द रिजल्ट, व्हाइट मॉथ्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और डार्क मॉथ्स की बहुत कम। Okay, so being white was an advantage. Exactly. But then the industrial revolution happened. फैक्ट्रीज से इतना धुआं और कालेख यानी सूट निकली कि पेड़ों पर जमे हुए लाइकेंस मर गए और पेड़ों की छाल काली पड़ गई। और यहाँ पूरा गेम पलट गया। अब काले बैकग्राउंड पर व्हाइट मॉथ्स साफ दिखने लगे और आसानी से शिकार होने लगे, और डार्क मॉथ्स, उनको मिल गया परफेक्ट कैमोफ्लेज। द रूल्स ऑफ सर्वाइवल हैड कंप्लीटली फ्लिप्ड। डार्क मॉथ की पॉपुलेशन बूम कर गई और व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन क्रैश। दिस इज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। एनवायरमेंट बदला और जो स्पीशीज उस नए एनवायरमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड थी वो फ्लरिश कर गई। That's just one example. हम इंसान खुद एवोल्यूशन को तेजी से ड्राइव कर रहे हैं। इसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन। हम हजारों सालों से आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो कर ही रहे हैं। देखो कैसे एक जंगली भेड़िए से हमने इतने सारे डिफरेंट डॉग ब्रीड्स बना दिए, बट हम अनजाने में भी एवोल्यूशन को स्पीड दे रहे हैं। जब हम खेत में पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ज्यादातर कीड़े मर जाते हैं, लेकिन कुछ नेचुरली रेजिस्टेंट कीड़े बच जाते हैं। वही आगे ब्रीड करते हैं और बस कुछ ही सालों में हमें सुपर बग्स की एक पूरी नस्ल मिलती है जिन पर उस पेस्टिसाइड का कोई असर ही नहीं होता। दिस इज रैपिड एवोल्यूशन हैपनिंग राइट बिफोर आवर आईज। Okay, so we've looked at anatomical evidence and real-time observation. अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे powerful piece of evidence पर, DNA की गवाही, the testimony of our genes.
जो कहानी हमें हड्डियों ने सुनाई, बायोकेमिस्ट्री उस कहानी को जेनेटिक लेवल पर सील कर देती है। हमने होमोलॉजी में देखा था कि इंसान, व्हेल और बैट के 4 लिम्स का स्ट्रक्चर सेम है। व्हाट्स फैसिनेटिंग इज, जब हम उनके डीएनए को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि जिन जीन्स से ये लिम्स डेवलप होते हैं वो भी आपस में बहुत सिमिलर है। It's like having 2 different witnesses, anatomy or genetics, telling the exact same story, pointing to the exact same conclusion, a common ancestor. Wow! So anatomy, observation and DNA, all 3 are pointing in the same direction. Exactly. अब इन सारे pieces को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं. Let's look at the full story. एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एवोल्यूशन का कोई गोल होता है, यानी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, जैसे इंसान बनाना। But that's not true. Evolution is a stochastic process, not a directed one. इसका मतलब है कि ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, रैंडम चांस और एक नॉन रैंडम फिल्टर। डीएनए में होने वाले म्यूटेशंस रैंडम हैं, एनवायरनमेंट में आने वाले बदलाव रैंडम हैं, लेकिन इन सब वेरिएशंस पर जो फिल्टर काम करता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन, वो नॉन रैंडम है। वो हमेशा उस वेरिएशन को फेवर करेगा जो उस करंट एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। इसे ही एडेप्टेशन होता है। So to bring it all together, anatomy हमें deep past के family connections दिखाती है. Real-time observation of moths and superbugs हमें natural selection को काम करते हुए दिखाती हैं, और biochemistry इस सब पर आखिरी genetic stamp of approval लगा देती है. Together, they prove that evolution कोई historical artifact नहीं है. It's a continuous, dynamic process that's always happening. It truly is the unifying principle of biology. And I leave you with one final thought. जरा सोचो, अगर हम इंसान सिर्फ कुछ 100 सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग से एक वुल्फ एंसेस्टर से पोमेरियन से लेकर ग्रेट डेन तक सब कुछ बना सकते हैं, तो इमेजिन करो नेचर जिसके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय है, वो क्या-क्या क्रिएट कर सकती है। It's a question that reveals the true immense power and scale of evolution. Think about it. मैं इस टॉपिक को लेके हमेशा से ही बहुत फैसिनेटेड रहा हूँ और मेरे दिमाग में ना काफी सारे सवाल हैं इसको लेकर। मैंने एक वुल्फ और एक टैस्मेनियन वुल्फ की तस्वीरें देखी थी और वो देखने में इतने सिमिलर हैं, बिल्कुल भाई भाई लगते हैं। लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि वो जेनेटिकली तो दूर दूर तक रिलेटेड ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है सर? हाउ कैन नेचर प्रोड्यूस ऐसे परफेक्ट लुकलाइक्स फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली ट्रीज? वाह, दैट इज एन एक्सलेंट क्वेश्चन। और इसका जवाब पता है एवोल्यूशन के बिल्कुल कोर में है। तो चलो शुरू करते हैं कॉमन गलतफहमी से। अक्सर लोग सोचते हैं कि एवोल्यूशन एकदम सीधी लाइन है, जैसे एक डिलिबरेट मार्च टुवर्ड्स परफेक्शन, एक सोचा समझा प्रोजेक्ट। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स एट ऑल। बिल्कुल नहीं। इट्स अ प्रोसेस जो चलती है 2 पावरफुल चीज़ों से, एक प्योर चांस और दूसरा एक बहुत ही पावरफुल नॉन रैंडम फिल्टरिंग मैकेनिज्म। बेसिकली एवोल्यूशन एक 2-स्टेप प्रोसेस है। समझो इसको। पहला स्टेप है चांस। सोचो तुम डाइस रोल कर रहे हो, कोई भी नंबर आ सकता है ना। दैट्स व्हाट हेरिटेबल वेरिएशंस आर, बेसिकली रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस, जैसे बुक में कोई टाइपो हो गया। लेकिन जो दूसरा स्टेप है वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, वो है एनवायरमेंटल फिल्टर। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी चाय। जब हम चाय बनाते हैं तो हम पत्ती, अदरक, इलायची सब डालते हैं, राइट? ये सब डालना एक तरह से रैंडम है, अ मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। लेकिन जब हम उसे छन्नी से छानते हैं तो छन्नी सिर्फ लिक्विड चाय को आगे जाने देती है, पत्ती और अदरक को रोक लेती है। वो छन्नी नॉन रैंडम है, एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट का फिल्टर है। नेचर की छन्नी डिसाइड करती है कि कौन सा वेरिएशन आगे जाएगा। ओह अच्छा, तो ये जो फिल्टर है, ये जो छन्नी है, इसका कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम भी है क्या सर? हाँ बिल्कुल है। ये पावरफुल एनवायरमेंटल फिल्टर ही है जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यही है कोर मैकेनिज्म, एवोल्यूशन का इंजन, जो डिसाइड करता है कि कौन से ट्रेट्स अगली जनरेशन में जाएंगे और कौन से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। चलो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ। इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पेड़ों की छाल यानी बार्क लाइट कलर्ड थी, तो ऑब्वियसली लाइट कलर्ड मॉथ्स आराम से उसमें छुप जाते थे और बर्ड्स से बच जाते थे, और जो डार्क मॉथ्स थे वो अलग से दिखते थे और शिकार हो जाते थे। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्री से निकला धुआं और उसने पेड़ों को काला कर दिया। अब अचानक से पूरा गेम पलट गया, एडवांटेज शिफ्ट हो गया। काले पेड़ों पर अब डार्क मॉथ्स छुपने लगे और लाइट मॉथ्स आसानी से नजर आने लगे। देखा, एनवायरनमेंट बदला, फिल्टर बदल गया और फिटेस्ट की डेफिनेशन ही बदल गई। बिल्कुल वैसे जैसे मुंबई में मॉनसून आते ही अम्ब्रेला फिटेस्ट एक्सेसरी बन जाती है,
लेकिन दिल्ली की सर्दी में उसकी कोई वैल्यू नहीं। एडवांटेज इज ऑलवेज ऑलवेज रिलेटिव टू दी। ओके सर, समझ गया। ये तो हो गया हाउ ऑफ एवोल्यूशन। पर इस एक प्रोसेस से इतनी सारी अलग अलग स्पीसीज, इतनी वैरायटी बनती कैसे है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब हम मैकेनिज्म से निकलकर इवोल्यूशन के पैटर्न्स पर आते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस। और पहला पैटर्न है एडेप्टिव रेडिएशन। ये वो प्रोसेस है जहां एक ही एंसेस्टर से बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज डेवलप हो जाती हैं टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस, जिनको उन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स पर स्टडी किया था। सोचो, एक ही कॉमन एंसेस्टर फिंच वहां पहुंची, लेकिन अलग अलग आइलैंड्स पर फूड सोर्सेज अलग अलग थे। कहीं पर मोटे सीड्स थे, कहीं इंसेक्ट्स, कहीं फूलों का रस। सो ओवर टाइम इन फिंचेस की चोंच यानी बीक अलग अलग फूड के लिए स्पेशलाइज हो गई। कुछ की चोंच मोटी हो गई सीड्स तोड़ने के लिए, कुछ की पतली हो गई इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए। इट्स जस्ट लाइक अ जॉइंट फैमिली जहां अलग अलग मेंबर्स अलग अलग काम संभाल लेते हैं। कोई राशन लाता है, कोई खाना बनाता है, कोई हिसाब रखता है। ईच वन फाइंड्स देयर ओन रोल, देयर ओन नीड। Wow, that's fascinating for a group of islands. Parser, does this happen on a much larger scale as well? जैसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर? Exactly. Look at Australia. एक बिल्कुल आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। वहां मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक कॉमन एंसेस्ट्रल मार्सूपियल पहुंचा। उस टाइम वहां कंपटीशन के लिए दूसरे मैमल्स थे ही नहीं। तो उस एक एंसेस्टर से एन इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ मार्सूपियल्स इवॉल्व हुई और उन्होंने सारे इकोलॉजिकल रोल्स भर दिए। उन्हीं से प्रेडेटर बने जैसे तास्मेनियन वोल्फ, बड़े हर्बिवोर्स बने जैसे कैंगरू और ट्री ड्वेलर्स बने जैसे कोआला। उन्होंने वो सारी जॉब्स ले ली जो बाकी दुनिया में प्लेसेंटल मैमल्स करते हैं। एक ही स्टॉक से बेसिकली पूरी दुकान भर गई। और अब ये जो दूसरा पैटर्न है, ये हमें सीधा तुम्हारे ओरिजिनल सवाल पर वापस लाता है, द मिस्ट्री ऑफ द वुल्फ एंड द टास्मेनियन वुल्फ। इस पैटर्न को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। देखो, जब दो अनरिलेटेड स्पीशीज जो अलग अलग फैमिली ट्रीज से हैं, सिमिलर एनवायरनमेंट्स में रहती हैं और सिमिलर चैलेंजेस फेस करती हैं, तो नेचर उन्हें सिमिलर सॉल्यूशंस इवॉल्व करने के लिए पुश करता है। थिंक अबाउट इट, दो अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज हैं जो एक ही मार्केट में compete कर रही हैं। दोनों ही लाइकली लार्ज स्क्रीन्स, पावरफुल कैमराज और लॉन्ग बैटरी लाइफ वाले फोन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट की प्रॉब्लम, जो यूजर की डिमांड है, वो सेम है। सेम प्रॉब्लम, सिमिलर सॉल्यूशन, सिंपल। ओह, ओके, अब सब कनेक्ट हो रहा है। दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। एग्जैक्टली, यही है तुम्हारा आहा मोमेंट। नाउ लुक एट द कंपैरिजन इन दिस टेबल। एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स हैं, हमारे जैसे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, कंप्लीटली डिफरेंट लीनिएजेस। लेकिन नोटिस करो, जमीन के नीचे रहने वाले बरोअर के रोल के लिए दोनों लीनिएजेस ने मोल जैसा बॉडी फॉर्म इवॉल्व किया, और तेज दौड़ने वाले फास्ट रनिंग प्रेडेटर के रोल के लिए एक लीनिएज ने वुल्फ बनाया और दूसरी ने टास्मेनियन वुल्फ। उनकी एंसेस्ट्री अलग है, पर उनका जॉब डिस्क्रिप्शन एकदम सेम था। इसलिए उनका डिजाइन, उनकी बॉडी फॉर्म कन्वर्ज हो गई, यानी एक जैसी हो गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, नेचुरल सिलेक्शन, अडैप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये सब इन द एंड एक ग्रैंड फ्रेमवर्क का हिस्सा है, एक ब्लूप्रिंट जो हमें चार्ल्स डार्विन ने दिया था लाइफ की इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को समझने के लिए। देखो, डार्विन की थ्योरी के बेसिकली दो मेन पिलर्स हैं। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट। इसका मतलब है कि सारी लाइफ एक कॉमन एंसेस्टर से आई है, जैसे एक पेड़ जिसकी अलग अलग शाखाएं निकली हैं। गैलापागोस फिंचेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक ब्रांच से कितनी सारी आगे निकली। और दूसरा पिलर है नेचुरल सिलेक्शन, वही फिल्टर, वो छन्नी जिसके बारे में हमने बात की। द स्टोरी ऑफ द पेपर्ड मॉथ्स वो इस पिलर को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। अच्छा सर, ये स्ट्रगल या कॉम्पिटिशन होता ही क्यों है? वाई कांट एवरीवन जस्ट कोएग्जिस्ट पीसफुली? अच्छा सवाल है। इसके पीछे ना एक सिंपल सा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। इस ग्राफ को देखो, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन में पोटेंशियल होता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का, मतलब बहुत बहुत तेजी से डबल होने का। लेकिन उनके जो रिसोर्सेज हैं, जैसे खाना और रहने की जगह, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, वो लीनियरली बढ़ते हैं। और इस गैप की वजह से पैदा होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सिंपली पुट, जितने पैदा होते हैं सब सरवाइव नहीं कर सकते, कंपटीशन होता है, और इस रेस में वही जीतते हैं जिनके पास उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट ट्रेट्स होते हैं।
और यहाँ एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी है, एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं। एक पुराना आइडिया था लमार्क का कि एनिमल्स कोशिश करके इवॉल्व होते हैं, जैसे कि जिराफ ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और जनरेशन बाय जनरेशन वो लंबी हो गई। ये बिल्कुल गलत है। डार्विन ने सही बात समझाई। पॉपुलेशन में वेरिएशन पहले से ही एग्जिस्ट करता है। हमेशा से कुछ जिराफ्स की गर्दन थोड़ी लंबी थी और कुछ की थोड़ी छोटी। जब नीचे के पत्ते खत्म हो गए तो नेचुरली लंबी गर्दन वाले जिंदा बचे और उन्होंने अपने बच्चों को वो लंबी गर्दन वाले जीन्स पास ऑन किए। एवोल्यूशन इज नॉट अबाउट स्ट्राइविंग, इट्स अबाउट सर्वाइविंग। एंड रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व नहीं होते, पॉपुलेशंस इवॉल्व होती हैं ओवर जनरेशंस। और आज हम डार्विन के आइडियाज को जेनेटिक्स के साथ जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल बट पावरफुल है, जैसा इस स्लाइड में दिख रहा है। डीएनए में रैंडम म्यूटेशन से वेरिएशन पैदा होता है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। फिर नेचुरल सिलेक्शन उस छन्नी की तरह काम करता है और बेस्ट सूटेड वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है, और इन दोनों का रिजल्ट होता है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। दैट्स इट, दैट्स द कोर इक्वेशन ऑफ लाइफ। तो इस सबका सारांश क्या है? द क्रूशल पॉइंट टू रिमेंबर इज लाइफ कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंटली बदलती दुनिया के लिए एक डायनामिक एवर चेंजिंग रिस्पॉन्स है। ये कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि चांस यानी रैंडम म्यूटेशंस और नेसेसिटी यानी एनवायरमेंटल सिलेक्शन का एक अनोखा खेल है। और इसी खेल से फिंच की चोंच बदलती है, मौत का रंग बदलता है, और एक वुल्फ और एक टैस्मेनियन वुल्फ दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर अलग अलग कहानियों के बावजूद एक जैसे दिखने लगते हैं। तो आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर हम वक्त की घड़ी को पूरा पीछे करके दोबारा शुरू करें तो क्या लाइफ वैसी ही इवॉल्व होगी जैसी आज है? आई डाउट इट। व्हाट डू यू थिंक? तो चलो आज हम लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे ग्रैंड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसका ब्लूप्रिंट, जिसका डिज़ाइन हर चीज़ में है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक सब एक ही धागे से बंधे हैं, और उस धागे का नाम है एवोल्यूशन। डीएनए के छोटे से कोड से लेकर हमारी अपनी सिविलाइजेशन तक, ये वो स्टोरी है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है। सर एक सेकंड, एवोल्यूशन में मैथ? ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है ना? मतलब हम सीधा फॉसिल्स और डायनासोर्स की बात क्यों नहीं कर रहे? मैथ कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है और बहुत ज़रूरी भी। ऐसे सोचो, अगर तुम्हें क्रिकेट का गेम अच्छे से समझना है तो पहले ये जानना ज़रूरी है ना कि पिच 22 गज की क्यों होती है, बॉल का वेट क्या होता है। बेसिकली गेम शुरू होने से पहले उसके नियम, उसके रूल्स को समझना पड़ता है। तो एवोल्यूशन यानी बदलाव को समझने के लिए हम पहले उस स्टेट को समझेंगे जहां कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, एक नो चेंज जोन। ओके, आँखों के रंग का जीन है तो उसके वर्जन्स हो सकते हैं ब्राउन और ब्लू। हम उन्हें यहाँ अलील ए और अलील ए कह रहे हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब पॉपुलेशन में इनका प्रोपोर्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिल्कुल सेम रहता है। इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है, P + Q = 1, जहाँ P एक अलील की फ्रीक्वेंसी है और Q दूसरे की। दोनों को मिला दो तो हमेशा 1 यानी टोटल 100% बनेगा। ओके सर, P और Q तो समझ आ गया, ये तो पूरी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी हुई। लेकिन मुझ जैसे एक इंडिविजुअल पर इसका क्या मतलब है? ये P² और 2PQ, ये सब क्या चीज़ है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, यही तो इस इक्वेशन की ब्यूटी है। देखो, P² यानी P² उन लोगों की फ्रीक्वेंसी है जिनके पास दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं, यानी कैपिटल A। डोमिनेंट वो जो हमेशा दिखता है। फिर Q² यानी Q² वो लोग हैं जिनके पास दोनों रिसेसिव अलील्स हैं, यानी स्मॉल a, यानी छुपा हुआ ट्रेट। और सबसे इंटरेस्टिंग है 2PQ, ये उन लोगों की फ्रीक्वेंसी है जिनके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील स्मॉल a है, और इन सबको जब जोड़ोगे तो भी हमेशा 1 ही आएगा। बेसिकली ये एक परफेक्ट आइडियल नॉन इवॉल्विंग दुनिया की मैथमेटिकल फोटो है। लेकिन असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में, ये तराजू कभी भी परफेक्टली बैलेंस नहीं रहता। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इस बैलेंस को हमेशा कॉन्स्टेंटली तोड़ती रहती हैं। यही फोर्सेस एवोल्यूशन के असली गेम चेंजर्स हैं। अच्छा, तो ये है वो 5 डिसरप्टर्स, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन। बिल्कुल, इनको सिंपल तरीके से समझो। जीन फ्लो बेसिकली माइग्रेशन है, जैसे एक गांव से लोग दूसरे गांव में जाकर शादी कर लें, नए जीन्स आ गए, फ्रीक्वेंसी बदल गई, सिंपल। जेनेटिक ड्रिफ्ट थोड़ा रैंडम है, चांस का खेल। जैसे एक झाम में अलग अलग रंग की मिठाई है और तुम आंख बंद करके मुट्ठी भर निकाल लो, जरूरी नहीं कि हर रंग की मिठाई बराबर आए।
बस चांस की बात है। ये छोटी पॉपुलेशंस में बहुत इफेक्ट डालता है। म्यूटेशन तो नए जीन का अल्टीमेट सोर्स है, और रिकॉम्बिनेशन वो हर जनरेशन में जीन्स को शफल करता है, जैसे ताश के पत्ते। लेकिन इन सब में अ सुपरस्टार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इज नेचुरल सिलेक्शन। बाकी फोर्सेस थोड़ी रैंडम हो सकती हैं, बट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट रैंडम। ये एक तरह से नेचर का एंट्रेंस एग्जाम है। जो फिट है, जो एनवायरनमेंट के अनुसार बेटर अडेप्टेड है, वही आगे जाएगा। इस स्लाइड पर देखो, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। एक पॉपुलेशन है बीटल्स की, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्राउन है। पेड़ की छाल पर ऑब्वियसली ब्राउन बीटल्स आसानी से छुप जाते हैं, कैमोफ्लाज हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन बीटल्स, वो चिड़ियों को आसानी से दिख जाते हैं। तो ओवर टाइम क्या होगा? ब्राउन बीटल जिंदा रहेंगे, ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, और धीरे धीरे पॉपुलेशन में ग्रीन के मुकाबले उनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है कि कौन सा ट्रेट फिटर है। ओह, आई गेट इट। तो सिलेक्शन हमेशा एक ही दिशा में काम करता है क्या? जैसे इस केस में सिर्फ ब्राउन बीटल्स को ही फेवर किया? नॉट एट ऑल। ग्रेट क्वेश्चन। देखो इन ग्राफ्स को। जो हमने बीटल्स के केस में देखा वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ग्राफ एक साइड पे शिफ्ट हो गया। एक एक्सट्रीम ट्रेट ब्राउन कलर को फेवर कर रहा है। बट समटाइम्स नेचर एवरेज को सिलेक्ट करती है, उसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। और कभी-कभी दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट हो जाते हैं और एवरेज वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। दैट्स डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। सो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। अब सोचो, जब ये सारे जेनेटिक प्रिंसिपल्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, सिलेक्शन लाखों करोड़ों साल तक काम करते हैं, तब हमें मिलती है लाइफ की पूरी हिस्ट्री। एक ऐसी कहानी जिसे हम पढ़ सकते हैं, पत्थरों में, फॉसिल्स में। जमीन की ये लेयर्स एक किताब के पन्नों जैसी हैं। सबसे नीचे सबसे पुराने पन्ने, यानी पैलियोजोइक एरा, द एज ऑफ एंशिएंट लाइफ। उसके ऊपर आते हैं मेसोजोइक, द एज ऑफ रेप्टाइल्स, हाँ, तुम्हारे फेवरेट डायनासोर्स। और सबसे ऊपर सबसे रीसेंट पन्ना, सेनोजोइक, द एज ऑफ मैमल्स। और ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। प्लांट्स में भी एक ऐसी ही जरूरी स्टोरी है। पेलियोजोइक में सिंपल वैस्कुलर प्लांट्स थे, फिर मेसोजोइक में आए कॉनिफर्स, जैसे पहाड़ों में चीड़ के पेड़ होते हैं, और सीनोजोइक में हुआ एक रेवोल्यूशन, फूल वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म्स, जिन्होंने पूरी दुनिया का लैंडस्केप ही बदल दिया। वाओ, तो जानवर पानी से जमीन पर आखिर आए कैसे सर? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। देखो इस फिश को, इसका नाम है कोएलाकैंथ। इसके फिन्स को गौर से देखो, कितने स्ट्रॉन्ग और मोटे हैं। ये उन्हीं मछलियों जैसी है जिन्होंने जमीन पर आने का पहला कदम रखा, जिससे एम्फीबियंस बने। अमेजिंग बात यह है कि इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, क्योंकि ये आज भी समुद्र में जिंदा है। एम्फीबियंस के बाद आए रेप्टाइल्स, और उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था अ थिक शेल्ड एग। इसकी वजह से उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। दे ट्रूली कॉन्कर्ड द लैंड। और फिर जब एक कैटास्ट्रोफी में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, तभी हमारे एंसेस्टर्स यानी मैमल्स को आगे बढ़ने का मौका मिला। नेचर में एक का अंत दूसरे की शुरुआत बनता है। तो चलो अब इस कहानी को अपने घर तक लाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन स्टोरी, द राइज ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारी शुरुआत हुई इन एप लाइक एंसेस्टर से, जैसे ड्रायोपिथेकस। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकेन्स, जिन्होंने एक रेवोल्यूशनरी काम किया, 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू किया। दिस सिंगल चेंज, बाइपेडलिज्म, फ्रीड देयर हैंड्स, जिससे वो पत्थर के हथियार यूज कर पाएं। अ रियल गेम चेंजर। सर, इन स्कल्स में तो साफ दिख रहा है ब्रेन का साइज कितना ज्यादा बढ़ गया है ओवर टाइम। इट्स मैसिव। Exactly. You've noticed the most important trend. जैसे जैसे ब्रेन साइज बढ़ा, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस और फिर निएंडरथल्स तक, उनका बिहेवियर भी कॉम्प्लेक्स होता गया। बेहतर टूल्स, ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग और यहाँ तक कि अपने लोगों को दफनाने के रिचुअल्स, ये सब बड़े ब्रेन की निशानियां हैं। और फिर आए हम होमो सेपियंस। हम अफ्रीका में इवॉल्व हुए और हमारे साथ आया एक कल्चरल एक्सप्लोजन। ये केव आर्ट देखो, ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये इमेजिनेशन है, प्लानिंग है, एब्स्ट्रैक्ट सोच का सबूत है। और फिर लगभग 10,000 साल पहले हमने खेती करना सीखा, एग्रीकल्चर, जिसने सब कुछ बदल दिया। और अब हम वापस आ गए हैं वहीं जहां से हमने शुरू किया था, उस सिंपल से मैथमेटिकल रूल से, P + Q = 1। सोचो वो छोटा सा जेनेटिक बैलेंस का प्रिंसिपल, जब उस पर लाखों साल का समय, नेचुरल सिलेक्शन और चांस काम करते हैं, तो उससे लाइफ की इतनी सारी डाइवर्सिटी और आखिर में ह्यूमन सिविलाइजेशन तक बन जाती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड।
तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? हम लाखों सालों के सिलेक्शन, ड्रिफ्ट और एडेप्टेशन का नतीजा हैं। ये सब हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। तो अब आखिरी सवाल ये है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस? इवोल्यूशन क्या अब रुक गया है या अभी भी धीरे धीरे हमें शेप कर रहा है? सोचो इस बारे में।